बिजनेस को अपने कैश को मेंटेन रखने के लिए बैंक अकाउंट्स ओपन करने पड़ते हैं। हर बिजनेस अपनी बहुत सारी पेमेंट्स को बैंक के थ्रू करना चाहता है, जो कि सिक्योर रास्ता है और एफिशिएंट रास्ता है। इसके अलावा तमाम पैसा कैश की हालत में रखना मुनासिब नहीं होता है, और आज की इस मॉडर्न वर्ल्ड में चूंकि हमारे पास जदीद सहूलत मौजूद है, तो उसमें बैंक हमारे लिए मजीद कारआमद हो जाता है। एक बिजनेस की बैंक के साथ लेन देन बहुत ज्यादा होती है। वो बहुत सारे कस्टमर्स से पैसे रिसीव कर रहा होता है बैंक के थ्रू। इसी तरह से बहुत सारे सप्लायर्स और दूसरी पेमेंट्स को भी वो बैंक के थ्रू कर रहा होता है। यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शंस थ्रू बैंक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बैंक्स में पैसे का आना, बैंक में पैसे को पेमेंट करवाना, इन दोनों की तादाद चूंकि बहुत ज्यादा होती है, दिन में कई दफा पैसे आ भी रहे होते हैं और जा भी रहे होते हैं, तो जहां पर किसी मामले में तादाद बढ़ जाती है तो वहां पर लिखत पढ़त इम्पोर्टेंट भी हो जाती है, जरूरी भी हो जाती है, और उसमें फिर मसाइल भी सामने आते हैं। जब हम बैंक के साथ डील करते हैं तो बैंक में वहां का बैठा हुआ कैशियर हमारी डीलिंग्स को रिकॉर्ड करता है। वो बैंक का कैशियर होता है। जब हम उसको पैसे जमा करवाते हैं, डिपॉजिट करवाते हैं, तो वो हमारे नाम पर उसको क्रेडिट कर देता है, क्योंकि हमारा दिया हुआ पैसा उनके लिए लायबिलिटी होता है। तो इसीलिए वो हमारे दिए हुए डिपॉजिट को अपने पास क्रेडिट पे लिख लेते हैं। इसके बाद जब हमें पैसा बैंक से निकालना होता है तो वो हमारे पैसे को डेबिट कर देते हैं, क्योंकि उन पर से लायबिलिटी खत्म हो रही होती है और हमारा पैसा हमें वापस मिल रहा होता है, तो वो उसको डेबिट कर लेते हैं। आसान लफ्जों में जब हम पैसे जमा कराते हैं तो वो प्लस करते हैं, जिसको वो क्रेडिट बोलते हैं, और जब हम पैसे निकालते हैं तो वो उसको माइनस कर लेते हैं हमारे नाम के साथ, जिसको वो डेबिट बोलते हैं। बिल्कुल यही काम हमारे ऑफिस में बैठा हुआ एक कैशियर भी कर रहा होता है। उस कैशियर की जिम्मेदारी होती है कि हम जो भी कुछ बैंक के साथ डीलिंग कर रहे हैं, उस डीलिंग को वो रिकॉर्ड करें। हम जब पैसा जमा कराते हैं तो हमारा कैशियर भी प्लस कर लेता है, बैंक का कैशियर भी प्लस करता है। और जब हम पैसे निकलवाते हैं तो जिस तरह बैंक का कैशियर माइनस करता है, हमारा कैशियर उसको माइनस कर लेता है। इसका मतलब सेम ट्रांजैक्शन दो जगह रिकॉर्ड हो रही होती है। तो अब अगर सेम ट्रांजैक्शन दो जगह रिकॉर्ड हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि एट द एंड ऑफ द मंथ बैलेंसेस बराबर आने चाहिए हैं। अगर हम बैंक के कैशियर से पूछेंगे कि भाई हमारे बैंक में कितने पैसे हैं, तो उसको उतना ही अमाउंट बताना चाहिए है जितना कि हमारा कैशियर हमें बताएगा कि हमारे बैंक में इतने पैसे हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। आइडियली यही होना चाहिए है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। इसमें ह्यूमन एरर के साथ साथ हालात और वाकयात का भी हाथ होता है। इसको समझने के लिए एक मिसाल ले लेते हैं। मसलन किसी कस्टमर ने हमारे अकाउंट में पैसे जमा करवाए। अब वो बैंक का कैशियर उसको प्लस कर लेगा हमारे नाम पर, लेकिन अब वो कस्टमर ने हमें नहीं बताया पैसे जमा कराते हुए, तो अब हमें तो नहीं पता। तो जब हमें नहीं पता तो हमारा जो कैशियर है उसको अपने पास तो प्लस नहीं कर पाएगा। और अगर ये मामला मंथ के एंड तक इल्म में नहीं आया तो बैंक में हमारा पैसा ज्यादा शो हो रहा होगा और हमारे पास कम शो हो रहा होगा। अब यहाँ पर बेसिकली हमारे अकाउंटेंट की या बैंक अकाउंटेंट की गलती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बैलेंस बराबर नहीं आएगा। जो बात अभी हमने कही इसको हम कहते हैं डायरेक्ट डिपॉजिट, कि किसी कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट करवा दिया, और अब जब डायरेक्ट डिपॉजिट हो गया तो हमारे इल्म में वो नहीं है। इसी को ही हम ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉम कस्टमर भी कहते हैं, कि कस्टमर ने जो है वो हमारे अकाउंट में पैसे जमा करा दिए हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर करा दिया है। लेकिन जब ऐसा होगा और अगर हमारे इल्म में नहीं आया तो फिर हम अपने पास ऐड नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जब बैंक हमें इंटरेस्ट देता है, हमने पैसा रखवाया हुआ है बैंक में, तो उसके ऊपर बैंक हमें इंटरेस्ट देता है। अब बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया तो हमारे अकाउंट में उसने प्लस कर दिया, लेकिन इंटरेस्ट उसने जब हमारे अकाउंट में प्लस किया तो उसने हमें नहीं बताया, और इसकी जरूरत भी नहीं थी उसने।
तो उसने हमें नहीं बताया, तब अगेन बैंक में तो जमा हो गए लेकिन हमारे पास जमा नहीं हुए, अगेन बैलेंस इसकी वजह से फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी तरीके से ये था इंटरेस्ट क्रेडिटेड, कि बैंक ने हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट का मतलब प्लस कर दिया और हमें उसका इल्म नहीं हुआ। इसी तरीके से कोई भी ऐसी चीज जो डायरेक्ट बैंक में हो रही हो हमारे नाम पर, उसकी हमें इत्तला नहीं होती। तो चूंकि हमें इत्तला नहीं हो रही है, वो डायरेक्ट बैंक में पैसे जमा हो रहे हैं, तो हमारे पास वैल्यू कम आएगी और बैंक में ज्यादा आएगी। अब चूंकि हमारे इल्म में आ जाएगा मंथ एंड के ऊपर कि भाई ऐसी कोई चीज हमारे अकाउंट में आ गई है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो अब बैंक में तो जमा हो चुका है, अब हमें उसको प्लस कर लेना चाहिए। तो अब हम अपनी कैश बुक में उसको प्लस कर लेंगे और हमारा ये अमल बैंक रिकंसिलिएशन कहलाएगा। रिकंसाइल कहते हैं जांच को, पड़ताल को। और जब हम बैंक की स्टेटमेंट हमारे पास आएगी तो फिर हम उसको अपनी कैश बुक के साथ मैच करेंगे और हमें उसमें जब ये चीजें नजर आएंगी कि अकाउंट में डायरेक्ट पैसे जमा हुए हैं, कस्टमर ने कराए हैं, बैंक ने इंटरेस्ट दिया है, तो फिर हम उसको फिर अपने पास ऐड कर लेंगे। इसी तरीके से अगर हमने बैंक से कोई लोन लिया हुआ तो उसके ऊपर बैंक हमारा इंटरेस्ट काटेगा, और जब बैंक हमारे अकाउंट से पैसे डिडक्ट करेगा तो वो माइनस कर रहा है, माइनस करने को कहते हैं डेबिट। इंटरेस्ट डेबिट कर दिया यानी हमारे अकाउंट से उसने माइनस कर दिया। तो जब हमारे अकाउंट से माइनस कर दिया तो हर सी बात है कि हमारे इल्म में नहीं आई, लेकिन मंथ एंड पर जब वहां से स्टेटमेंट आएगी तो हमारे इल्म में आ जाएगा। जब इल्म में आ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? लेस कैश बुक, अब हम अपनी कैश बुक में से उसको माइनस कर लेंगे। इसी तरह से बैंक जो है वो मुख्तलिफ कलेक्शन चार्जेस हमारे काटता है। अगर बैंक ने कोई फैसिलिटी हमें दी है तो उसके वो फिर पैसे हमसे काटता है। तो वो जो भी पैसे काटेगा, मसलन चेकबुक के चार्जेस काट ले, वो हमने कोई चेकबुक ली है तो उसके पैसे काट लेगा, कलेक्शन चार्जेस काट लेगा। इसी तरह से ज़कात है, इसका पैसा काट लेगा, ठीक है। हमने कोई लॉकर लिया हुआ है तो लॉकर के पैसे काट लेगा वो, ठीक है। लोन की पेमेंट हो रही है तो वो हमारे अकाउंट से काट लेगा। इंश्योरेंस की पेमेंट हो रही है हमारे अकाउंट से काट लेगा। तो ये मुख्तलिफ पैसे हैं जो कि वो हमारे अकाउंट से डिडक्ट करेगा। और चूंकि ये सब कुछ मुआहदे के तहत हो रहा होता है तो इसीलिए बैंक के लिए जरूरी नहीं होता कि वो हमें इत्तला करे कि भाई हमने आपके अकाउंट से पैसे लिए। बैंक डायरेक्टली डिडक्ट कर लेगा। तो हमें कब पता चलेगा? हमें मंथ एंड पे पता चलेगा। तो जब हमें पता चलेगा तो फिर हम अपने अकाउंट में उसको माइनस कर लेंगे, यानी हम क्या करेंगे? हम लेस कैश बुक कर लेंगे, अपनी कैश बुक में से माइनस कर लेंगे उसको। काम एक ही होना है, बैंक वाले ऐड करेंगे तो हम भी ऐड ही करेंगे, बैंक लेस करेगा तो हम भी लेस ही करेंगे, बस सिर्फ टाइमिंग का फर्क होगा। कहीं एक काम पहले हो जाएगा और कहीं एक काम बाद में हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से एक चीज होती है जिसको कहते हैं डिसऑनर्ड चेक। डिसऑनर्ड चेक मतलब किसी कस्टमर ने हमें चेक दिया कि भाई ये आपकी पेमेंट है, उसने हमने उसको सामान सेल किया था, अब वो हमें पेमेंट कर रहा है। अब हमें जैसे ही चेक मिला तो हमने अपनी कैश बुक में उसको ऐड कर लिया ऑन ए कॉन्फिडेंस के भाई ये पैसे हमारे पास आ गए। लेकिन जब हमने वो चेक बैंक में डिपॉजिट कराया तो उस कस्टमर के अकाउंट में पैसे नहीं थे, चेक डिसऑनर हो गया। पैसे ना होने की वजह से या किसी भी और वजह से, मसलन ओवर राइटिंग हो गई, साइन गलत हो गए, चेक वापस आ गया। चेक का वापस आना डिसऑनर कहलाता है। अब हम तो अपने पास ऐड कर चुके हैं, तो फिर अब हम क्या करेंगे? अब चेक वापस आ गया तो यकीनन फिर हम उसको लेस कर लेंगे अपने पास कैश बुक में से। इसी तरीके से एक चीज होती है जिसको कहते हैं एनएसएफ चेक। एनएसएफ कहते हैं नॉन सफिशिएंट फंड। ये भी डिसऑनर की ही एक किस्म है। और हमने चेक बैंक में जमा कराया, अपने पास ऐड कर लिया, लेकिन बैंक से वापस आ गया, चेक डिसऑनर हो गया, वजह लिखी हुई थी एनएसएफ कि भाई उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं है। तो अब हमें फिर अपने पास से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। इसी तरीके से बैंक किसी भी वजह से डेबिट करे, डेबिट मेमो मतलब डेबिट किया किसी भी वजह से, तो हमें फिर अपने पास उसको माइनस करना पड़ेगा। तो अभी हमने यहाँ पर दो चीजें देखी, एक कि कब हम अपने पास ऐड करेंगे। कब ऐड करेंगे? कि जब कोई चीज हमारी इत्तला के बगैर हमारे अकाउंट में ऐड कर दी जाएगी, तो जब हमें इत्तला मिलेगी तो फिर हम अपनी कैश बुक में उसको ऐड कर लेंगे।
इसी तरीके से हमने ये बताया कि हमें लेस करना है कैश बुक में से। कब लेस करना है? कि जब मुख्तलिफ अखराजात बैंक हमारे अकाउंट से काट लेगा। ठीक है, लॉकर की वजह से, लॉकर रेंट काटे, इंश्योरेंस काटे, इंटरेस्ट काटे, कलेक्शन चार्जेस, तो जो भी वजह से वो बैंक से पैसे काटेगा, तो हमारी इत्तला में जैसे ही आएगी वो चीज, इल्म में आएगी, हम उसको अपने कैश बुक में से माइनस कर लेंगे। तो ये हमने वो चीजें देखी कि कब कैश बुक में ऐड हो रहा है और कब कैश बुक में से लेस हो रहा है। अब हम वो देख रहे हैं कि बैंक स्टेटमेंट में ऐड और लेस कब होना है। तो मिसाल के तौर के ऊपर हमने अपने कस्टमर को, हमने अपने अकाउंटेंट को पैसे दिए कि भाई जाकर हमारे अकाउंट में जमा करा दो। अब जैसे ही हमने अपने अकाउंटेंट को पैसे दिए, उसने अपने रजिस्टर में तो लिख लिया कि भाई अब ये पैसे बैंक में जमा कराने, तो उसने फौरन अपने पास ना प्लस कर लिया, लेकिन वो बैंक नहीं जा सका। ठीक है, और महीना खत्म हो गया। अब अगर वो जाएगा भी पैसे जमा कराने, तो इस महीने तो पिछले महीने की स्टेटमेंट में तो लिखा हुआ नहीं आएगा वो पैसा, लेकिन जमा तो बहरहाल हो गया है। तो ऐसे पैसे को फिर हम क्या कहते हैं? डिपॉजिट इन ट्रांजिट। डिपॉजिट इन ट्रांजिट का मतलब कि पैसे भिजवा दिए हैं, अभी तक ट्रांसफर नहीं हुए, लेकिन हमें पता है कि ऐड हो जाएगा इंशाल्लाह इस महीने, नहीं तो अगले महीने हो जाएगा। तो फिर हम इसको क्या करेंगे? अपनी स्टेट बैंक स्टेटमेंट में ऐड कर लेंगे। इसी तरीके से लास्ट डे डिपॉजिट, हमने महीने के आखिरी दिन जाकर पैसे जमा कराए, चेक जमा करवाया, तो ऐसा भी चेक जो है वो ऐड नहीं होता, उसको अभी ट्रांसफर होने में टाइम लगेगा, लेकिन हम अपने पास ऐड कर चुके हैं। तो फिर अब हम कहाँ ऐड करेंगे? बैंक स्टेटमेंट में ऐड कर देंगे। तो लेट डिपॉजिट में भी यही होगा। इसी तरीके से आउट स्टेशन चेक, यानी अगर कोई चेक किसी और शहर का होता है, मिसाल के तौर पर हमारा एक कस्टमर है और वो है लाहौर में, इस्लामाबाद में, अब हमने उसको सामान दे दिया, उसने हमें चेक दे दिया। अब जब ये चेक हम कराची की ब्रांच में जमा कराएंगे तो पैसे ट्रांसफर होने में 2-3 दिन लग जाएंगे। तो अभी अगर महीना बीच में खत्म हो जाए तो फिर हम इसको अपने पास बैंक स्टेटमेंट में ऐड कर लेंगे। इस किस्म के चेक्स को अनक्रेडिटेड चेक भी कहा जाता है, कि जो जमा तो हो गया है लेकिन पैसे ट्रांसफर नहीं हुए। इनको अनकलेक्टेड चेक भी कहते हैं। ठीक है, यानी ये वो चेक्स होते हैं कि जो हमारे पास से जमा हो गए हैं लेकिन बैंक में ऐड नहीं हुए, किसी भी वजह से, या तो हमने देर से जमा कराया है या वो बाहर के शहर का चेक है, तो वो हम बैंक स्टेटमेंट में ऐड कर लेंगे। इसके बाद एक चीज और कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक। अनप्रेजेंटेड चेक क्या होता है? कि हमने सप्लायर को पेमेंट करनी थी, हमने उसको चेक दे दिया। अब जैसे ही हमने चेक दिया तो हमारे अकाउंटेंट ने अपने पास से माइनस कर लिया कि भाई चेक तो चला गया और उसको माइनस कर लो अपने पास से। लेकिन ये बैंक से कब माइनस होगा? बैंक से उस वक्त माइनस होगा कि जब सप्लायर बैंक जाएगा और पैसे निकालेगा। अब वो गया ही नहीं। अब सप्लायर जो है वो अगले महीने गया, तो पिछले महीने की स्टेटमेंट में तो पैसे लेस नहीं हुए होंगे, तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे? हम अपनी इत्मीनान के खातिर बैंक स्टेटमेंट में से लेस कर लेंगे। और ऐसे ही चेक को अनडेबिटेड चेक या आउटस्टैंडिंग चेक भी कहते हैं। ये तीनों एक ही है, तीनों का एक ही मतलब है, अनप्रेजेंटेड, अनडेबिटेड, आउटस्टैंडिंग चेक। इनका मतलब होता है कि चेक हमारे पास से तो चला गया है, लेकिन अभी तक बैंक से लेस नहीं हुआ, क्योंकि जिसको चेक दिया था वो लेकर ही नहीं गया। तो ऐसे चेक को हमेशा बैंक स्टेटमेंट से माइनस किया जाता है। तो यहाँ पर हमने 4 मुख्तलिफ ट्रीटमेंट देखी। ये वो सारे एरर्स हैं कि जो अगर होंगे तो इनको ठीक करने के लिए हमें कैश बुक में ऐड करना होगा। ये वो सारे एरर्स हैं कि अगर ये होंगे तो इनको ठीक करने के लिए हमें कैश बुक में से लेस करना होगा। इसी तरीके से ये वो एरर्स हैं कि जिनको ठीक करने के लिए हमें बैंक स्टेटमेंट में एडिशन करनी होगी। और ये वो मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं कि जिसमें हमें बैंक स्टेटमेंट में से माइनस करना होगा, तो हमारी स्टेटमेंट जो है वो रेक्टिफाई हो जाएगी। अब इन्हीं चीजों को हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इसके जरिए हम अपने सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारे सामने ये एक सिचुएशन है और इस सिचुएशन में एक कंपनी है और ये कोई तारिक साहब है, इनकी कैश बुक हमारे सामने है और उनकी कैश बुक का बैलेंस आ रहा है 25,000 रुपये।
यानी ये ऑफिस का जो कैशियर है वो ये कह रहा है कि भाई बैंक में पैसे होने चाहिए 25,000 रुपए, जबकि बैंक स्टेटमेंट जो आई है उसमें लिखा हुआ है हमारे पास 2,80,000 रुपए। तो अब ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बैलेंसेस हैं। अब हमें चेक करना है कि क्या वजह है इस डिफरेंस की। हमें अब यहाँ पर करेक्शंस करनी पड़ेंगी। सवाल का आगाज हमेशा बैलेंसेस से होता है। सबसे पहले हम कैश बुक का बैलेंस लिखेंगे। कैश बुक का जो बैलेंस है वो लिखा हुआ है 25,000, तो ये हमने यहाँ लिख दिया 25,000। ये कैश बुक का बैलेंस आ गया है। इसके बाद पासबुक का जो बैलेंस है, यानी पासबुक बोले या बैंक स्टेटमेंट बोले एक ही बात है, ये है 2,80,000 रुपए। ठीक है, इसका भी बैलेंस लिख दिया हमने। अब हमें देखना है कि वो कौन कौन से मामलात हैं कि जिनकी वजह से ये बैलेंस बराबर नहीं हो रहा। तो पहली चीज हमें नजर आ रही है यहाँ पर, और ये है डायरेक्ट डिपॉजिट, कि किसी कस्टमर ने डायरेक्ट बैंक में पैसे जमा करा दिए हैं 50,000 रुपए। अब उसने तो जमा करा दिया, हमारे इल्म में नहीं आई ये बात। अब जब हमारे इल्म में आ गई है तो फिर अब हम यकीनन इसको अपनी कैश बुक में ऐड कर लेंगे। 50,000 रुपए वो पैसा जो बैंक में डायरेक्ट जमा हो जाए और हमें इल्म में ना हो, तो जब हमारे इल्म में आता है तो हम उसको अपनी कैश बुक में ऐड कर लेते हैं। सेकंड में कह रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर ने पैसे जो है वो हमारे अकाउंट में डायरेक्ट जमा करा दिए, तो ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉम कस्टमर, तो कस्टमर ने बैंक में पैसे जमा करा दिए हैं। अब हमारे इल्म में आ गया है कि भाई हमारे अकाउंट में इजाफा हुआ है, तो अब हम अपने पास जमा कर लेते हैं। तो ये हमने अपने पास जमा कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट क्रेडिटेड। इंटरेस्ट क्रेडिटेड मतलब कि बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है, यानी ये हमारा मुनाफा है। जब बैंक जो है वो क्रेडिट का लफ्ज इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब हमारे अकाउंट में प्लस हो रहा है। तो हमारे अकाउंट में जो प्लस हो रहा है वो है 10,000 रुपए। फोर्थ है हमारे पास डिविडेंड कलेक्शन। तो डिविडेंड कहते हैं मुनाफे को। हमें कहीं से मुनाफा मिला है और वो बैंक में आ गया। अब बैंक में आ गया, अब हमें पता चल गया है, तो अब हम यकीनन अपने पास इसको ऐड कर देंगे। अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ है 25,000। नेक्स्ट अगर हम देखें तो लिखा हुआ है बिल कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने हमारे बिहाफ के ऊपर हमारे कस्टमर से पैसे वसूल कर लिए हैं, और ये है बिल कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने जमा कर लिए हैं, बैंक के पास ऐड हो गया है, तो हम अपने पास भी इसको ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट इज नोट कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने नोट कलेक्ट किया है, अगेन सेम सिचुएशन है। कस्टमर ने पैसे भिजवाए हैं जो कि आ गए हैं हमारे पास, जो कि है यहाँ पर नोट कलेक्टेड। और नोट कलेक्टेड का जहां पर जो अमाउंट लिखा हुआ है वो है 5,000 रुपए। तो बैंक पे चूंकि जमा हुआ है, कलेक्ट हुआ है, तो इसलिए हम भी अपने पास इसको ऐड करेंगे। इसके बाद एक क्रेडिट मेमो फॉर इंटरेस्ट 30,000 रुपए। तो अगेन क्रेडिट का लफ्ज आ रहा है, तो इसका मतलब बैंक में हमारे जमा हुआ है, तो हम इसको भी अपने पास ऐड कर लेंगे। ये आ जाएगा क्रेडिट मेमो फॉर इंटरेस्ट। बैंक में जमा हो चुका है ये अमाउंट, अब हम अपने पास जमा कर रहे हैं 30,000 रुपए। आखिरी में एक लिखा हुआ है अनप्रेजेंटेड चेक। अनप्रेजेंटेड चेक वो चेक होता है कि जो हमने दे दिया है पेमेंट का चेक सप्लायर को, अपने पास से लेस कर लिया है, लेकिन सप्लायर अभी तक बैंक नहीं गया, बैंक जाकर उसने इसको प्रेजेंट नहीं किया, तो जिसकी वजह से वो चेक अभी तक बैंक से माइनस नहीं हुआ है। लेकिन हमारे इल्म में आ गई है, हमें पता है, तो हम उसको अपने पास से लेस कर लेंगे अनप्रेजेंटेड चेक। हम अपने इत्मीनान के लिए इसको बैंक से माइनस कर देंगे। तो माइनस तो होना ही है, अभी नहीं तो बाद में हो जाएगा, तो हम अभी इसको माइनस करके अपना जो बैलेंस है वो चेक कर लेंगे कि वो बराबर आ रहा है या नहीं। सो नाउ ऑल द एरर्स आर पोस्टेड।
अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या पोजीशन है। सबसे पहले कैश बुक को चेक करते हैं। कैश बुक में जो अमाउंट है सारे, ये इस वक्त सारे के सारे प्लस हो रहे हैं, तो हम इनको प्लस कर लेते हैं। यहाँ पर पहला है 25,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000 और 10,000 प्लस 10,000